हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपनी कोचिंग मनोज कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो आज मेरे प्यारे बच्चों, हम आपको कक्षा 10 के जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी के पार्ट नंबर 1 के अति लघु उत्तरीय प्रश्न के विषय में बताएंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रश्न बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और इस पूरी वीडियो में चैप्टर नंबर 1 के अति लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए बच्चों, सबसे पहले हेडिंग पढ़ा है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें मेरे प्यारे बच्चों पहला प्रश्न है, जटिल जैव पदार्थों के अंतर्ग्रहण, उसके पाचन एवं अपशोषण को हम पोषण की कौन सी विधि कहते हैं। बेटा एक एक दो दो लाइन की पर हैं बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, तो ध्यान दें। कह रहे हैं जटिल जैव पदार्थों के अंतर्ग्रहण, उसके पाचन एवं अपशोषण को हम कौन सी पोषण की कौन सी विधि कहते हैं। तो बेटा इसका उत्तर क्या हो जाएगा, देखो एक ही लाइन का उत्तर है, प्राणी समभोजी पोषण। क्या कहते हैं, प्राणी समभोजी पोषण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बेटा, छोटे छोटे प्रश्न हैं, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 2 है, स्तनधारी तथा पक्षियों में ऑक्सीजनित तथा विषऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना क्यों आवश्यक है। तो इसका बेटा उत्तर है, पक्षी तथा स्तनधारी सरीखे जंतु को अपने शरीर का तापक्रम बनाए रखने के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः इनमें उच्च दक्षता पूर्वक ऑक्सीजन की पूर्ति आवश्यक है। यह तभी संभव है जब ऑक्सीजनित और विषऑक्सीजनित रुधिर को मिलने से रोका जाए। क्या कह रहे हैं बेटा, जो स्तनधारी होते हैं तथा पक्षियों में जो ऑक्सीजनित तथा बिना ऑक्सीजनित रुधिर को अलग अलग करना क्यों आवश्यक है, तो इसीलिए है बेटा। क्यों, फिर से एक बार देखें कि पक्षी तथा स्तनधारी जो सरीखे जंतुओं को अपने शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए किसकी जरूरत होती है बेटा, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः इनमें उच्च दक्षता पूर्वक ऑक्सीजन की पूर्ति आवश्यक है। यह तभी संभव है जब ऑक्सीजनित और ऑक्सीजनित रुधिर को मिलने से रोका जाए, इसीलिए बेटा इन्हें अलग करना आवश्यक है। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तीसरा प्रश्न क्या कह रहे हैं कि श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है। श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा, जो बेटा जल में रहते हैं, जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है। देखिए कह रहे हैं, स्थलीय जीव वायुमंडल की ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जो जीव जल में रहते हैं वे जल में मिले ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, क्योंकि जल में मिले ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में कम होती है, अतः स्थलीय जीव इस मामले में लाभ की स्थिति में है। बेटा कह रहे हैं कि स्थल मतलब ज़मीन पर रहने वाले जीव और जल में रहने वाले जीव में स्थल पर रहने वाले जीव क्यों ज़्यादा लाभकारी हैं। तो बेटा जो हम पृथ्वी पर स्थल पर रहते हैं तो स्थल पर वायुमंडल में ऑक्सीजन हमें मिली जाती है आसानी से और अत्यधिक मिलती है, जबकि जल में जो होती है ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, इसीलिए स्थल पर रहने वाले हमेशा ऑक्सीजन को ज़्यादा ग्रहण करते हैं और उन्हें आसानी से मिल जाती है और इसका लाभ भी है उन्हें। चलिए बेटा, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। देखिए अगर वीडियो पसंद आए तो बेटा लाइक कर देना, बहुत अच्छी वीडियो है, बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, पादपों की उस क्रिया का नाम लिखिए जिसमें जल वाष्प के रूप में लुप्त होता है। जो बेटा पादप की वह कौन सी क्रिया है जिसमें जो जल होता है वो वाष्प बन जाता है, यानी भाप बन जाता है, उसमें लुप्त होता है यानी दिखाई देता है। तो क्या होता है बेटा, बाष्पोत्सर्जन। बाष्पोत्सर्जन में जो जल होता है वो क्या हो जाता है, बूंदों के रूप में यानी वाष्प के रूप में उत्पन्न होता है, यानी बाष्पोत्सर्जन क्रिया। तो पादपों की उस प्रक्रिया का नाम लिखिए जिसमें जल वाष्प के रूप में लुप्त होता है, तो क्या कहेंगे, बाष्पोत्सर्जन। अगला है बेटा, हमारी आंत में वसा का पाचन कहाँ होता है। हमारी जो आंत होती है उसमें वसा का पाचन कहाँ होता है, तो बेटा उत्तर आएगा छोटी आंत में। तो आंत में वसा का पाचन कहाँ पर होता है, छोटी आंत में। चलिए बेटा अगला प्रश्न देख लेते हैं, 6 नंबर का प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। कह रहे हैं यदि किसी पादप का जाइलम हटा दिया जाए तो पादप का क्या होगा।
यदि किसी पादप का जाइलम हटा दिया जाए तो पादप का क्या होगा? उत्तर देखें बेटा, जल तथा लवण ऊपर की ओर प्रवाहित नहीं होगा तथा कुछ समय बाद वह पादप मृत हो जाएगा। जल तथा लवण ऊपर की ओर प्रवाहित नहीं होगा तथा कुछ समय पश्चात या बाद वह पादप क्या हो जाएगा? मृत हो जाएगा। ठीक है बेटा। 7वां प्रश्न देखिए, कार्बोहाइड्रेट के पाचन से प्राप्त अंतिम उत्पाद का नाम बताइए। कार्बोहाइड्रेट के पाचन से प्राप्त अंतिम उत्पाद का नाम बताइए। तो अंतिम उत्पाद कौन होता है बेटा? ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट से अंतिम उत्पाद क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। याद रखें बेटा। चलिए 8वां प्रश्न देख लेते हैं। कह रहे हैं स्वपोषी तथा विषमपोषी पोषण विधियों में कोई एक अंतर लिखिए। तो देखें, स्वपोषी पोषण हरे पेड़ पौधे तथा साइनोबैक्टीरिया में होते हैं। विषमपोषी पोषण सभी जंतु, मानव, परजीवी, कवक आदि में होते हैं। यही बेटा अंतर है। तो याद भी रखना, जैसे पेपर में बेटा ऑप्शन आ जाएगा कि मानव में कैसा पोषण होता है, परजीवी में, कवक में, तो आप किस पे लगाएंगे? विषमपोषी पोषण पे। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें नमा, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? यह किसका पाचन करती है? लार जो होती है ना बेटा, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, किसका पाचन करती है? तो उत्तर भी बहुत ही प्यारा है मेरे प्यारे बच्चों। अथवा करके प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? 2024 में आया है। तो बेटा उत्तर देखें, लार में टॉयलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। बेटा लार में कौन सा पाया जाता है? टॉयलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। यह मंड यानी स्टार्च का पाचन करता है। जो टाइलिन एंजाइम होता है किसका पाचन करता है? मंड यानी स्टार्च का। चलिए बेटा अगला प्रश्न देखें ध्यान से। 10वां प्रश्न है, अग्न्याशय रस में उपस्थित दो एंजाइम के नाम लिखिए। ये बेटा 2018 में आया हुआ प्रश्न है। कब आया मेरे प्यारे बच्चों? 2018 में। प्रश्न क्या है? अग्न्याशय रस में उपस्थित दो एंजाइम के नाम लिखिए। तो उत्तर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। तो अग्न्याशय रस में कौन कौन सी उपस्थित एंजाइम है? ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। अगला प्रश्न है बेटा 11वां, फुफ्फुसीय धमनी में किस प्रकार का रुधिर पाया जाता है? बेटा 2017 में आया हुआ प्रश्न है। तो कैसा पाया जाता है फुफ्फुसीय धमनी में? अशुद्ध रक्त। कैसे बेटा? अशुद्ध। अगला प्रश्न है, मनुष्य में सहायक उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए। ये 2015 में आया हुआ प्रश्न है। मनुष्य में सहायक उत्सर्जी अंग, तो बेटा यकृत, फेफड़े, त्वचा, आहार नाल, ये सभी क्या हैं? उत्सर्जी अंग हैं, वो भी सहायक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है 13वें नंबर का, हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? इसका मुख्य कार्य क्या होता है? 2018 में प्रश्न आया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा बेटा? हीमोग्लोबिन लाल रुधिराणु में पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। जो ब्लड में ऑक्सीजन होती है उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना क्या कार्य होता है? किसका काम होता है? हीमोग्लोबिन का। और ये कहाँ पाया जाता है? लाल रुधिराणुओं में। ठीक है, आया हुआ प्रश्न बेटा। अगला प्रश्न है, कौन सी त्वचीय ग्रंथि स्तन ग्रंथि के रूप में परिवर्तित होते हैं? कौन सी त्वचीय ग्रंथि स्तन ग्रंथि के रूप में परिवर्तित होती है? अब ये प्रश्न बेटा 2011-18 में आया है। तो आपका उत्तर हो जाएगा स्वेद ग्रंथि। कौन सी त्वचीय ग्रंथि स्तन ग्रंथि के रूप में परिवर्तित होती है? उत्तर हो जाएगा बेटा स्वेद ग्रंथि। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों 15वां, कि परिवहन या संवहन से आप क्या समझते हैं? ये 2013 और 17 में आया हुआ प्रश्न है। परिवहन या संवहन से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर क्या हो जाएगा बेटा? शरीर में भोज्य पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ, कार्बन डाइऑक्साइड, जल आदि का आवश्यकता अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की क्रिया परिवहन या संवहन कहलाती है। आपने रोडवेज बसों पर भी देखा होगा परिवहन, है ना? तो मतलब रोडवेज बस क्या करती है? एक जगह से दूसरी जगह। ठीक परिवहन संवहन का अर्थ यही है कि शरीर में जो भोज्य पदार्थ होते हैं, उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जल होता है, इन्हें आवश्यकता के अनुसार यानी जहाँ जिसकी आवश्यकता है, आवश्यकता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना संवहन या परिवहन कहलाता है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा बेटा। कमेंट करके अवश्य बताएं वीडियो कैसी लगी आपको। 16वां प्रश्न है, पौधों में भोज्य पदार्थ का स्थानांतरण यानी वितरण, पौधे में भोज्य पदार्थ का स्थानांतरण यानी वितरण करने वाले भाग का नाम लिखिए।
पौधे में जो भोज्य पदार्थ का स्थानांतरण होता है, वितरण होता है, जो करते हैं, उसका भाग का नाम लिखिए। तो उसके भाग का क्या नाम है बेटा? फ्लोएम। फ्लोएम ऊतक जो होता है, पौधे में भोज्य पदार्थ का वितरण या स्थानांतरण एक जगह से दूसरी जगह करता है। कौन? फ्लोएम टिश्यू यानी फ्लोएम ऊतक। चलिए बेटा अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, मानव नर के एक घन मिमी रुधिर में कितनी लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं? मानव नर के एक घन मिमी रुधिर में कितनी आरबीसी यानी लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं? 2011 में आया है। तो उत्तर देखिए बेटा, पुरुष के एक घन मिमी रक्त में औसतन 54 लाख यानी 54 लाख लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं। इनका व्यास लगभग 8 म्यू होता है या 8 म्यू होता है। कितनी होती हैं औसतन? 54 लाख लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं जिनका व्यास लगभग 8 म्यू यानी माइक्रो होता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखें बेटा 18वां, हिल का विज्ञान के क्षेत्र में क्या योगदान है? टिप्पणी लिखिए। वैज्ञानिक हिल थे, इसका क्या योगदान है बताओ। 2012 में प्रश्न आया है। तो कह रहे हैं रॉबर्ट हिल, पूरा नाम था बेटा। रॉबर्ट हिल ने प्रकाश अभिक्रिया का पता लगाया और बताया कि ये क्रियाएं हरित लवक के ग्रेना में प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं। रॉबर्ट हिल ने प्रकाश अभिक्रिया का पता लगाया और बताया कि ये क्रियाएं हरित लवक के ग्रेना में प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं। चलिए बच्चों 19वां प्रश्न देख लेते हैं, ध्यान से समझेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन किस क्रिया के द्वारा होता है? सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन किस क्रिया द्वारा होता है? तो उत्तर क्या है बेटा कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में, और सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलकर कार्बन भोज्य पदार्थों में संचित हो जाती है। सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन किस क्रिया के द्वारा होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है बेटा? तो बेटा इसका उत्तर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में जो बदलना है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है। अगले देखते हैं, ये एक अच्छा प्रश्न है, फुल फॉर्म काफ़ी बार पूछी जाती है। प्रश्न 20 है, एटीपी तथा एनएडीपी का पूरा नाम लिखिए। 2012 में भी आया था, काफ़ी पूछा जाता है। तो बेटा एटीपी का क्या हो जाएगा? एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। आप चाहे इंग्लिश में लिखें चाहे हिंदी में, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। और एनएडीपी का क्या हो जाएगा? निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट। ठीक है बेटा, तो ये फुल फॉर्म याद कर लेना। अगला देखिए मेरे प्यारे बच्चों 21वां प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहे हैं रुधिर दाब किसे कहते हैं? 2012 में आया वो प्रश्न है। तो उत्तर हो जाएगा हृदय रक्त को धमनियों में पंप करता है। हृदय जो होता है बेटा ब्लड को धमनियों में क्या करता है? पंप करता है। रक्त धमनियों की भित्ति पर दबाव डालता है, इसे रुधिर दाब या रक्त दाब कहते हैं। रक्त दाब को दो अवस्थाओं में मापते हैं, एक प्रंकुचन दाब जो 120 mm Hg तथा अनुशिथिलन दाब जो 80 mm Hg होता है। चलिए बेटा अगले देख लेते हैं 22वां प्रश्न। कह रहे हैं रुधिर में एंटीजन तत्व एवं एंटीबॉडी कहाँ पाए जाते हैं? रुधिर में एंटीजन एवं एंटीबॉडी कहाँ पाए जाते हैं? 2013 और 2017 में आया वो प्रश्न है। तो उत्तर है बेटा रुधिर में प्रतिजन यानी एंटीजन लाल रुधिराणु की सतह पर स्थित होती है, जबकि प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडीज रक्त प्लाज्मा में पाई जाती है। तो बेटा ये बहुत मेन पॉइंट है कि जो एंटीजन होते हैं यानी एंटीजन यानी प्रतिजन वो लाल रुधिराणु की सतह पर स्थित होते हैं, और जो एंटीबॉडीज होती हैं वो रक्त प्लाज्मा में पाई जाती हैं। चलिए बेटा 23वां प्रश्न देख लेते हैं। 23वां प्रश्न है, तालाब में जहाँ जलीय पौधे अधिक होते हैं जल की सतह पर बुलबुले उठते दिखाई देते हैं, क्यों? 2018 में आया प्रश्न है। कह रहे हैं जलीय पादपों में दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप मुक्त ऑक्सीजन जल की सतह पर बुलबुलों के रूप में निकलती प्रतीत होती है। प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक क्रिया है। क्या दिखती है बेटा? ऑक्सीजन। ठीक है। चलिए इनमें अगले भी है बेटा, कह रहे हैं इसमें जल का ऑक्सीकरण तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। इसके फलस्वरूप शर्करा बनती है और ऑक्सीजन सह उत्पाद के रूप में मुक्त होती है। चलिए बच्चों 24वां प्रश्न देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। कह रहे हैं रक्त परिवहन से आप क्या समझते हैं?
ये कितने प्रकार का होता है? 2014-15 में आया प्रश्न है। अथवा करके बेटा रुधिर परिवहन को परिभाषित कीजिए, 13-17 में आया है। उत्तर देखें, रक्त परिसंचरण तंत्र द्वारा पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना रक्त परिवहन कहलाता है। रक्त परिवहन क्या कहलाता है? कि एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाना रक्त परिवहन कहलाता है, रक्त परिसंचरण के द्वारा पदार्थों को। यह दो प्रकार का होता है, नंबर 1 खुला रक्त परिवहन तथा नंबर 2 बंद रक्त परिवहन। तो याद रखना बेटा, काफ़ी अच्छी प्रश्न है। अब देखते हैं बेटा अपनी वीडियो का अंतिम 25वां प्रश्न क्या है। कह रहे हैं वह कौन सी कार्य की क्रिया है। इसे देखिए बेटा, वह कौन सी कार्य की क्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधों की वायवीय सतह से पानी का वाष्पीकरण होता है। वह कौन सी कार्य की क्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधों की वायवीय सतह से पानी का वाष्पीकरण होता है। 2011 में आया प्रश्न है, तो उत्तर हो जाएगा बेटा वाष्पोत्सर्जन। क्या हो जाएगा? वाष्पोत्सर्जन। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये थे हमारे बायोलॉजी के पहले चैप्टर के अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट थे मेरे प्यारे बच्चों। और इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लें, जिससे बोर्ड एग्जाम में आपका कोई भी प्रश्न ना बचे। आप मेहनत से हमारे साथ तैयारी में लगे रहिए। हम वादा करते हैं आपको टॉपर बनाने की जिम्मेदारी हमारी होगी। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।